तो कैसे हैं आप सब लोग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भरत शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं उन महत्वपूर्ण पुरास्थलों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उन पुरास्थलों से हम लोगों को क्या क्या अवशेष मिले उन सारी चीजों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पूरा टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हड़प्पा से। हड़प्पा से हम लोग शुरुआत क्यों करेंगे, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया, हड़प्पा खोजा गया। इसलिए हम लोग इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, हड़प्पा से करेंगे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नाम रखे गए उन सब की अपनी अपनी पृष्ठभूमि है, क्योंकि जो सारे नाम रखे गए उन सब नामों के पीछे कोई ना कोई कारण रहा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो सभ्यता थी इस सभ्यता का जो पहला स्थल था वो हड़प्पा मिला, इसलिए इस सभ्यता का नाम पहला क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा, क्योंकि इस सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण पुरास्थल हम लोगों को मिले वो सारे सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले, इसलिए इसका नाम रखा सिंधु घाटी सभ्यता। तो जितने भी सारे मैंने आपको नाम बताए उन सारे नामों की कुछ न कुछ अपनी अपनी पृष्ठभूमि है। तो सबसे पहला पुरास्थल आ जाता है अपना हड़प्पा। हड़प्पा की जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हड़प्पा की खोज की जाती है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है और जॉन मार्शल के नेतृत्व में, यानी कि इस समय जो हमारा ASI है यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग है, उस भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर था कौन, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या किया गया, जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है उस हड़प्पा सभ्यता का पहला पूरा स्थल हड़प्पा है उसकी खोज की गई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है। अब वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे है। ये वर्तमान में हड़प्पा स्थल कहां पे है, वर्तमान में जो पाकिस्तान देश है उस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर है। जितने भी सारे पुरास्थल मिलेंगे हम लोगों को वो किसी ना किसी नदियों के तट पर ही मिलेंगे। तो कौन सी नदी के किनारे था हड़प्पा का जो पुरास्थल था, वो रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी, रावी नदी। रावी नदी के किनारे। और रावी नदी के भी कौन से तट पर, बाएं तट पर। एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हड़प्पा का पुरास्थल है वो रावी नदी के कौन से तट पर, तो रावी नदी के बाएं तट पर। कौन से तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर। सभ्यता का पहला पुरास्थल होने की वजह से सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया, यानी कि ये जो सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पुरास्थल खोजा गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो ये इसकी क्या थी, इसके नाम की पृष्ठभूमि थी कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों रखा गया, क्योंकि इसका जो पहला पुरास्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इसका जो नियमित उत्खनन है, इस सभ्यता का जो नियमित उत्खनन है वो कब करवाया गया, 1923 में। नियमित रूप से इसका उत्खनन कार्य शुरू होता है 1923 में। और 1926 में माधवराम वत्स, किसके द्वारा, माधवराम वत्स और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। 1926 में तो माधवराम वत्स के द्वारा, 1926 में माधवराम वत्स और 1946 में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा यहाँ पे बड़ी मात्रा में क्या करवाया गया, उत्खनन का कार्य करवाया गया, जहां से यानी कि जो ये हड़प्पा का स्थल है इससे बड़ी मात्रा में हम लोगों को पुरातात्विक अवशेष मिले। अब हम देखेंगे हड़प्पा के उत्खनन से क्या क्या अवशेष हमें प्राप्त हुए, क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया गया और उस उत्खनन कार्य के दौरान हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या पुरातात्विक वस्तुएं मिली, क्या क्या पुरातात्विक चीजें मिली। और उन्हीं चीजों के आधार पर हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किन किन कार्यों में संलग्न थे, उनकी जीविका के साधन क्या थे, वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, उनकी सामाजिक स्थिति कैसे थी। ये सारी चीजें हम लोग किस आधार पर लगाते हैं, अलग अलग जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी सारे स्थल हैं उन स्थलों से मिली हुई चीजों के आधार पर लगाते हैं। तो हड़प्पा से हम लोगों को क्या मिला, एक तो विशाल अन्नागार मिला,
अन्नागार क्या होता है? अन्नागार जो जहां पे जो अनाज होता है उस अनाज को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि अनाज का गोदाम मिला। कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। स्वास्तिक का चिन्ह मिला, स्वास्तिक का चिन्ह मिला कहां से मिला? हड़प्पा से। हिंदू धर्म का एक ये चिन्ह होता है स्वास्तिक का चिन्ह, धार्मिक चिन्ह है हिंदू धर्म का। तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला, इसके आधार पर हम लोग ये अनुमान लगाते हैं उनके धार्मिक जीवन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक जीवन था उसमें स्वास्थ्य का क्या महत्व था, इसके आधार पर हम लोग ये अनुमान लगाते हैं। तो स्वास्थ्य के आधार पर क्या पता चलता है? उनका धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन का अनुमान लगाते हैं हम लोग। एक वहां से मिला एक सींग वाले पशु का अंकन। हड़प्पा सभ्यता से या फिर हड़प्पा के स्थल से कुछ मोहरें प्राप्त हुई, कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई। उन मुद्राओं पर एक सींग वाले पशु का अंकन मिला, यानी एक सींग वाला कोई एक पशु था, उस पशु की उस मोहर के ऊपर क्या बनाई गई थी? उसकी आकृति बनाई गई थी। और इस सभ्यता के जितने भी आवास थे उस आवास के दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जहां पर रहते थे उन लोगों के आवास के दक्षिण दिशा की ओर क्या मिला? कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। और उस कब्रिस्तान को नाम दिया गया R37। कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया? R37। क्या नाम दिया गया? R37। किसके द्वारा दिया गया? दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा नाम दिया गया R37। किसको दिया गया? सिंधु घाटी, यानी कि जो हड़प्पा स्थल है उस हड़प्पा स्थल से जो मिला कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान को नाम दिया गया R37। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सुरक्षा दुर्ग है उन सुरक्षा दुर्ग को माउंट एबी की संज्ञा दी, यानी कि उनको क्या नाम दिया गया? माउंट एबी। किसके द्वारा दिया गया? व्हीलर के द्वारा, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा नाम दिया गया। ये मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किसकी संज्ञा दी गई? माउंट एबी। जो सुरक्षा दुर्ग थे या फिर सुरक्षा के जो टीले थे उन टीलों को यह नाम दिया गया। किसके द्वारा? माउंट व्हीलर के द्वारा। अब हड़प्पा का जो दूसरा पुरा स्थल है, जो दूसरा महत्वपूर्ण पुरा स्थल है अपना सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है मोहनजोदड़ो। कौन सा है वो? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो जाता है? मृतकों का टीला। ये जो शब्द है वो मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब इसको मृतकों का टीला क्यों कहा गया? जो मोहनजोदड़ो है उसको मृतकों का टीला कहा गया, तो इसके पीछे कारण यह था, ये कारण था कि जो मोहनजोदड़ो से भारी मात्रा में जो लोग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनके कंकाल मिले, नर कंकाल मिले। और जब नर कंकाल मिले इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? मृतकों का टीला बोल दिया गया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा, जो R.D. बनर्जी भी बोलते हैं इनको हम लोग, R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा अगले ही साल क्या कर दी जाती है? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज है वो कर ली जाती है। मोहनजोदड़ो कहां पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में इसकी स्थिति है। जो पाकिस्तान देश है उस पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उस सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। कौन सी नदी के तट पर या फिर कौन सी नदी के किनारे पर? सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है ये। और मोहनजोदड़ो को 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। यानी कि ये जो एसएससी के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो मोहनजोदड़ो का पूरा स्थल है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कब किया गया? तो 1980 में कर लिया जाता है। कब? 1980 में। किसको? मोहनजोदड़ो को किसमें शामिल किया जाता है? यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में या फिर सूची में। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन का कार्य करवाया गया तो उसके उत्खनन कार्य से अपने को क्या क्या चीजें प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन कार्य से प्राप्त वस्तु, एक तो वहां से कांसे की नर्तकी, जो नृत्य करते की मुद्रा में, यानी कि नृत्य करती हुई एक लड़की है, उसकी क्या मिली? मूर्ति मिली। कौन से धातु की? कांस्य धातु की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? जो कांसा धातु थी उसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। किसके द्वारा की गई? दो धातु को मिलाकर, तांबे व टिन को मिलाकर खोज की उन्होंने। किसकी खोज की?
कांसा धातु की। किसकी? कांसा धातु की खोज की। और कांस्य धातु की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति थी, वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली। कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। पुरोहित या राजा की मूर्ति, एक राजा या फिर एक जो पुरोहित, जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोग थे, उसकी एक मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति, जो भगवान शिव का एक रूप माना जाता है, पशुपतिनाथ, उनकी भी मूर्ति मिली है। मिट्टी की बैलगाड़ी के अवशेष मिले, यानी कि ये एक प्रकार का मिट्टी की बैलगाड़ी का खिलौना मिला हम लोगों को। तो इसके आधार पर हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बैलगाड़ी वगैरह के बारे में सब कुछ जानते थे। हड़प्पा सभ्यता से विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला। कुबड़ वाला बैल मिला, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या था? एक पवित्र पशु था। क्या था उनका? पवित्र पशु। और सबसे ज्यादा बैल की ही जो आकृतियां या फिर जो बोल सकते हैं हम लोग मूर्तियां हैं, वो प्राप्त हुई है हम लोगों को। कहां से? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार भी मिला है। विशाल अन्नागार हड़प्पा में भी मिला था 6-6 के क्रम में, और मोहनजोदड़ो में भी मिला। अब देखो, ये जो विशाल स्नानागार है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। विशाल जो स्नानागार है वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो विशाल स्नानागार है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चित्र में आप देख सकते हो विशाल स्नानागार की जो तस्वीर है वो, इसके उत्तर और दक्षिण की ओर, उत्तर दिशा की ओर और जो दक्षिण दिशा है उसकी ओर क्या थी? सीढ़ियां लगी हुई थी इसमें उतरने के लिए। और कहते हैं कि भाई ये जो अनुमान लगाया जाता है इस चीज का कि ये जो स्नानागार था, इस स्नानागार का प्रयोग जो लोग थे वो सामूहिक स्नान के लिए करते थे। यानी कि अगर वहां पे किसी भी प्रकार का जो धार्मिक अनुष्ठान होता था, धार्मिक अनुष्ठान के अंदर इसका क्या करते थे? वो लोग प्रयोग करते थे। कोई उन्होंने पूजा अर्चना करवाई तो उसके आधार पर या फिर उस पूजा अर्चना करने के बाद या फिर उससे पहले वो लोग क्या करते थे? इसमें स्नान करते थे। यानी कि ये सामूहिक स्नान के लिए, किसके लिए? सामूहिक स्नान के लिए बनवाया गया, सामूहिक स्नान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला अपना पुरास्थल आ जाता है लोथल। लोथल भी एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है हड़प्पा सभ्यता का। लोथल की खोज है वो डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। कब की? 1957 में। एस.आर. राव के द्वारा लोथल की खोज की जाती है 1957 में। कहां पे है ये? गुजरात में। तो ये अहमदाबाद में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। यह एक साबरमती की सहायक नदी है। यह एक बंदरगाह शहर है। जो लोथल है वो एक बंदरगाह शहर है। यहाँ पे मैंने एमसीक्यू सीरीज ली थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो लोथल था, उस लोथल से हम लोगों को डॉकयार्ड मिला है, गोदीबाड़ा मिला है। तो हम लोग इससे ये अनुमान लगाते हैं कि भाई यहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो जो समुद्री मार्ग है उस समुद्री मार्ग के द्वारा क्या करते थे? अपना व्यापार चलाते थे पश्चिमी देशों के साथ। तो ये एक कौन सा शहर है? बंदरगाह शहर है। इसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। इसको लघु हड़प्पा की संज्ञा दी जाती है। किसको? लोथल को। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि हम लोग इस मैप में देख सकते हैं, ये लोथल अपना यहाँ पर है। तो लोथल यहाँ पे है। ये अपनी यहाँ पे साबरमती नदी आ जाती है। साबरमती की एक सहायक नदी है भोगवा नदी। ठीक है, साबरमती। तो लोथल से हम लोगों को यह साक्ष्य मिला है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके व्यापारिक संबंध थे पश्चिमी देशों के साथ। यानी कि यहाँ से जो लोग थे वो पश्चिमी देशों के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्या करते? व्यापार करते थे। अब देखेंगे कि भाई लोथल से क्या क्या चीजें मिली है। लोथल के उत्खनन से प्राप्त हुई वस्तुएं, यानी कि जब लोथल जो हड़प्पा का एक स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, उसका जब उत्खनन का कार्य करवाया गया, उस उत्खनन कार्य से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई? तो बंदरगाह मिला। सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने देख भी लिया है कि भाई जो लोथल है वो एक बंदरगाह शहर है। तो एक तो बंदरगाह मिला, यहां से चावल के साक्ष्य मिले, बाजरा के साक्ष्य मिले, और यहाँ पे जो फारस देश है, फारस की मुहर मिली है या फिर फारस देश की मुद्रा मिली। तो इससे हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि उनका क्या था? उनके साथ व्यापारिक संबंध। इन सारी चीजों से हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं? उनके व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। और घोड़े की लघु मृण मूर्ति, जो घोड़ा है उसकी लघु यानी कि छोटी, और मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की बनी हुई एक मूर्ति मिली। मृण मूर्ति का मतलब क्या होता है? मिट्टी की मूर्ति।
क्या? मिट्टी की मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला अपना जो शहर आ जाता है वो महत्वपूर्ण में अपना धोलावीरा। धोलावीरा भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की केंद्रीय नगर है उनमें से एक है। धोलावीरा की खोज 1967-68 में जगपति जोशी यानी कि जेपी जोशी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा की जाती है। वर्तमान में ये गुजरात के कच्छ जिले में है। कहां पे है? वर्तमान में गुजरात जो अपना राज्य है उसके कच्छ जिले में है। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बड़े शहरों में से एक शहर है धोलावीरा, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्रीय नगर हैं उन केंद्रीय नगरों में से एक है। कौन सा? धोलावीरा। अब देखो, धोलावीरा का जो शहर था वो 3 भागों में विभाजित था। मैंने आपको क्या बताया कि जो मोहनजोदड़ो से जो शहर मिले, मोहनजोदड़ो के जो शहर थे, मोहनजोदड़ो के शहर, वो कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में। वो 2 भागों में विभाजित थे। लेकिन जो धोलावीरा था, धोलावीरा जो शहर था वहां से जो नगर मिले वो 3 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में? 3 भागों में वो क्या थे? डिवाइड थे। 3 भागों में कौन कौन से थे? देखिए बताता हूं मैं आपको। 3 भागों में देखो, एक तो जो पहला भाग था वो तो पश्चिमी था, 2 तो सेम ही थे। पहला पश्चिमी था और दूसरा कौन सा था? पूर्वी था। 2 तो अपने सेम ही थे। ठीक है, फिर एक जो था वो मध्यम टीला था, उसको क्या बोलते थे? मध्यम टीला। पश्चिमी, पूर्वी और मध्यम। पश्चिमी, पूर्वी और मध्यम टीला 3 भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो में हम लोगों ने क्या देखा कि जो पश्चिमी था वहां पर कौन लोग रहते थे? राजा और पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। राजा व पुरोहित वो रहते थे। पूर्वी में मजदूर वर्ग रहता था। कौन रहता था? मजदूर वर्ग, ये रहते थे। अब जो मध्यम टीला था, मध्यम टीला यहाँ पे किस लिए मिला? क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो मिडिल क्लास है वो भी उन लोगों ने क्या कर लिया था? डेवलप कर लिया था। जो मिडिल क्लास वर्ग आता है, मध्यम वर्गीय जो समाज आता है, उस समय हड़प्पा में वो भी विकसित हो चुका था। तो मध्यम वर्ग में जो मध्यम लोग थे वो रहते थे, मध्यम वर्गीय लोग। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनता है कि भाई कौन सा ऐसा हड़प्पा का एकमात्र जो स्थल था या फिर पूरा स्थल था जहां से या फिर जहां के जो शहर हैं वो 2 भागों की बजाय 2 भागों के स्थान पर 3 भागों में विभाजित मिले? तो वो कौन सा है? धोलावीरा है। ठीक है, नगर नियोजन और सुंदर जल प्रणाली कहां से मिली है? धोलावीरा से। जो धोलावीरा था उसका एकदम, एक तो जो उनका नगरों का जो स्ट्रक्चर था वो एकदम अच्छे प्रकार से था। दूसरी साथ ही साथ उनकी जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि जल निकास प्रणाली है वो भी क्या थी? एकदम अच्छी थी। साथ ही साथ वहां से जलाशय के साक्ष्य भी मिले। क्या मिले? जलाशय के साक्ष्य भी मिले। चित्र में आप लोग देख सकते हो ये जलाशय के साक्ष्य हैं। उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। ठीक है, 2021 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। धोलावीरा को यूनेस्को में शामिल कब किया गया? 2021 में। प्रश्न बनता है कि धोलावीरा को यूनेस्को की साइट में या फिर यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया? 2021 में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा। अगला शहर आ जाता है अपना चनहूदड़ो। कौन सा? चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की खोज की थी वो 1931 में। किसने की थी? 1931 में गोपाल मजूमदार ने, यानी कि जी मजूमदार के द्वारा क्या कर ली गई? हड़प्पा की चनहूदड़ो की खोज की गई गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 में। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहां पे वर्तमान में? ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पे है। यहाँ के लोग थे वो कुशल कारीगर थे। चनहूदड़ो के जो लोग थे वो कुशल कारीगर थे, अलग अलग चीजों को बनाने में एक्सपर्ट थे। यहाँ से मनके यानी मोती, शीप और मुद्रा बनाने के औजार के साक्ष्य भी मिले। अग्नि वेदिका और सौंदर्य प्रसाधन के भी साक्ष्य मिले। एकमात्र ऐसा स्थान जहां से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। जितने भी हड़प्पा के स्थल थे वहां से दुर्ग के साक्ष्य मिले, वहां पे अच्छे अच्छे शहरों के साक्ष्य मिले, लेकिन यहां से चनहूदड़ो से दुर्ग के एक भी साक्ष्य नहीं मिले। चनहूदड़ो देख सकते हैं हम लोग पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो के दक्षिण दिशा की ओर है ये, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में।
मोहन जोदड़ो के दक्षिण में। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुराई स्थल आ जाता है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज है वो 1952-53 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की? 1952-53 में अमलानंद घोष ने। वर्तमान में ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के तट पर है। वर्तमान में कहां पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के तट पर। 1931 में बीके थापर और बीबी लाल ने यहां पर क्या किया था? उत्खनन का कार्य करवाया। बीके थापर और बीबी लाल ने यहां पे क्या करवाया? उत्खनन का कार्य करवाया। ठीक है, 1961 में बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा क्या करवाया गया? यहाँ पे बड़े स्तर पर उत्खनन का कार्य करवाया गया। नेक्स्ट, कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं। कालीबंगा का जब उत्खनन कार्य करवाया गया तो उसके उत्खनन से क्या क्या चीजें मिली? तो कालीबंगा के उत्खनन से एक तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। क्या मिले? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो जुते हुए खेत के साक्ष्यों से हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि भाई हड़प्पा के लोग जो थे वो खेती करते थे। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। इससे हम लोग उनकी धार्मिक जो भावनाएं हैं उनके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनका पता चलता है। यानी कि वो जो लोग थे वो हवन में, पूजा में विश्वास रखते थे। हवन पूजा में उनका विश्वास या फिर उनकी आस्था। ठीक है। काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब होता है कि जब हड़प्पा के जो लोग थे, जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ किसी ना किसी, भाई उसकी जो, जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है, व्यक्ति की मृत्यु, तो मृत्यु के बाद, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके साथ उसकी किसी पसंदीदा वस्तु को दफनाते। उसकी किसी पसंदीदा वस्तु को दफनाते थे। ठीक है। और एक से ज्यादा फसल उगाने के साक्ष्य मिले। यानी कि जो बहु फसल प्रणाली है उसका यहाँ पे क्या मिला है? प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है। यानी कि एक से ज्यादा वो फसलों की क्या करते थे? एक साथ खेती भी करते थे। ऊंट की अस्थियों के अवशेष भी मिले। ऊंट की अस्थियों के अवशेष कहां से मिले अपने को? ऊंट की अस्थियों के जो अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। ऊंट की अस्थियों के अवशेष। अगला है बनवाली। अगला स्थल कौन सा है? बनवाली। बनवाली की खोज की थी आर.एस. बिष्ट ने 1973 में, यानी कि रविंदर सिंह बिष्ट। आर.एस. बिष्ट मतलब रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। किसकी खोज की गई? बनवाली की खोज की गई 1973 में। हरियाणा में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर। बनवाली कहां पे? हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर है। और इसके उत्खनन से हल की आकृति के खिलौने मिले। जो बनवाली का उत्खनन कार्य करवाया गया तो वहां से मिले हल की आकृति के खिलौने। तो इससे हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे अपनी खेती के लिए हलों का प्रयोग करते थे। जो तिल और सरसों के साक्ष्य मिले। जौ के, तिल के और सरसों के साक्ष्य कहां से मिले? बनवाली से मिले। यहां से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दोनों के अवशेष मिले। ये जो एकमात्र ऐसा स्थान था, हालांकि कालीबंगा से भी प्राक हड़प्पा के हम लोगों को अवशेष मिले थे। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है कि पूर्व हड़प्पा। प्राक हड़प्पा का मतलब क्या है? हड़प्पा से पूर्व। हड़प्पा से पूर्व या पहले। तो प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता दोनों के अवशेष कहां से मिले हैं? बनवाली से मिले। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कालीबंगा से भी मिले। अब देखो, मुख्य सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी सारी साइट्स है वो एक बार हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं। मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। ये देखो सिंधु नदी है यहाँ पे। ठीक है।
तो सबसे पहला तो अपना आ जाता है मोहनजोदड़ो, यसुतकागेंडोर, यहाँ पे धोलावीरा है, चनहूदड़ो है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, रोपड़ है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, फिर ये अपना बनवाली है, ठीक है, ये अपना उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, फिर साबर नदी की सहायक नदी जो अपनी भोगवा है उसके किनारे कौन सा है, लोथल है, ये अपना रंगपुर है, ठीक है। ये मुख्य मुख्य है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको जो मैंने आपको कंटेंट डिलीवर किया वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट किसी भी प्रकार से हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।